Good morning, friends. Myself Richa, and here we will cover the history syllabus for UPSC and various state PCS एग्जाम्स। और ये जो होल सिलेबस है हिस्ट्री का, इसको हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट एंशंट हिस्ट्री, सेकंड मेडिवल हिस्ट्री एंड द लास्ट ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। एंशंट हिस्ट्री को हम अप्रॉक्सीमेट 30 आवर्स देंगे एंड से इन द सेम वे मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री को भी हम 30 आवर्स में कंप्लीट करेंगे। अब हम एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस को देखते हैं, हम इसमें क्या क्या टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला हम करेंगे प्री हिस्टोरिक कल्चर्स इन इंडिया। उसके बाद हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे, वहाँ हम देखेंगे उस टाइम की सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर के बारे में। फिर हम वैदिक सोसाइटी के बारे में देखेंगे। आफ्टर दैट चेंज फ्रॉम वैदिक टू ऋग वैदिक पीरियड टू द लेटर वैदिक पीरियड। फिर हम देखेंगे वैदिक सोसाइटी रिलीजन के बारे में, हम उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर वर्ना सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, मोनार्की के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट एंड अर्बनाइजेशन फ्रॉम द महाजनपद टू द नंदास। फिर हम बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे किस प्रकार से बुद्धिज्म जो है स्प्रेड हुआ। आफ्टर दैट मॉडर्न एम्पायर। फिर हम चंद्रगुप्त मौर्य एंड मेगास्थनीज के बारे में पढ़ेंगे, अशोका एंड हिज इंस्क्रिप्शंस। फिर उसके धम्मा के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, इवोल्यूशन ऑफ जातिस के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी विल कवर द सतवाहनास एंड द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट्स इन द पेनिनसुला। फिर हम संगम टेक्स्ट एंड सोसाइटी के बारे में कवर करेंगे। उसके बाद हम इंडो ग्रीक को कवर करेंगे, शाकार्स को कवर करेंगे, पार्थियंस को, कुशानास को, कनिष्क को, एटसेट्रा को कवर करेंगे। फिर हम डिफरेंट रिलीजन्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से रिलीजन्स इंडिया में उस टाइम प्रेजेंट थी। भगवतिज्म के बारे में करेंगे, सैविज्म के बारे में, महायान एंड हीनयान के बारे में कवर करेंगे हम, जैनिज्म के बारे में करेंगे एंड आफ्टर दैट उनके आर्ट एंड कल्चर के बारे में। फिर हम गुप्तास एंड देयर डिसेंडेंट्स के बारे में करेंगे। आगे फिर हम लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, फिर मॉडिफिकेशन इन द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्पायर। हमने जो ये टॉपिक्स बताए हैं सिर्फ यही टॉपिक कवर नहीं करेंगे, इसके जो बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करना है हमें। अब हम बात करते हैं मेडिवल हिस्ट्री की। मेडिवल हिस्ट्री भी लगभग आपका 30 आवर्स लेगा। इसमें हम करेंगे अर्ली मेडिवल इंडिया, फिर मेजर डायनेस्टीज कौन कौन सी थी, पॉलिटिकल एंड एग्रीरियन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देखेंगे, उस टाइम जो स्टेटस ऑफ वुमेन क्या था। फिर अरब्स इन सिंध एंड गजनवी के बारे में हम देखेंगे, क्या कल्चरल ट्रेंड्स चल रहे थे, रिलीजियस सर्कमस्टेंसेस के बारे में देखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्पल्स एंड मोनास्टिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में कवर करेंगे, शंकराचार्य के बारे में देखेंगे, फिर इस्लाम, सूफिज्म, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड साइंस को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। फिर हम 13th एंड 14th सेंचुरी में जो उस समय जो हम देखेंगे गौरी किस प्रकार से इंडिया में इन्वेट करता है, क्या रीजंस रहे हैं उसके इन्वेजन के, क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए हैं। दिल्ली सल्तनत के बारे में यहाँ देखेंगे और अंडर द स्लेव रूलर्स अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखेंगे। फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्रीरियन एंड इकोनॉमिक मीजर्स क्या क्या लिए गए 13th एंड 14th सेंचुरी में, वो भी हम कवर करेंगे यहाँ पे। आफ्टर दैट वी विल कवर द मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एंड वेरियस अदर एम्पायर डायनेस्टीज। फिर हम जो डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत देखेंगे। अब उसके बाद जो हम स्पिरिचुअल मूवमेंट्स इन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर को कवर करेंगे। फिर हम जो 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरी में देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज रही हैं। विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, हम लोधीज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम देखेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ द मुगल एम्पायर, द सूर्य एम्पायर अंडर एडमिनिस्ट्रेशन। फिर हम जो मोनेस्थेटिक मूवमेंट्स, इस यहाँ पे हम कबीर जी के बारे में, गुरु नानक एंड सिखिज्म के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ भी हम जो स्प्रेड ऑफ रीजन, लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर के बारे में कवर करेंगे। अब हम मुगल एम्पायर में बताते हैं कि क्या क्या हम कवर करेंगे। अकबर के बारे में कवर करेंगे, किस प्रकार से जो है मुगल एम्पायर ने जो इंडिया पे जो है इन्वेट किया था। फिर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव मीजर्स क्या रहे हैं, पॉलिसी ऑफ सुलह कुल क्या रहा है, जागीर और मनसब सिस्टम क्या क्या रहे हैं। फिर जहांगीर के बारे में कंप्लीट करेंगे, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब सारे रूलर्स को हम कवर करेंगे। फिर किस प्रकार से जो है मुगल एम्पायर डक्कन में जो है एक्सटेंड हुआ, मींस एक्सटेंशन ऑफ मुगल एम्पायर इन द डक्कन कवर करेंगे। फिर रिलीजियस पॉलिसीज क्या रही हैं मुगल एम्पायर के टाइम में, ये भी देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल कवर द शिवाजी
Persian and regional literature, then architecture, painting, economy, state affairs of peasants and the artisans, trade and with Europe. फिर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड पोजीशन ऑफ वुमेन क्या रही है उस टाइम ये देखा जाएगा। या हमने मुगल एम्पायर के बारे में बताया, उसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार से मुगल एम्पायर का पतन होता है और क्या रीजन रही है इसके डिक्लाइन का। फिर हम देखेंगे मराठा पावर अंडर द पेशवाज। आफ्टर दैट अफगान रीजनल स्टेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंपोजिट कल्चर। फिर हम सवाई जयसिंह के बारे में कवर करेंगे एंड द राइज ऑफ उर्दू लैंग्वेज कैसे हुआ इसको देखा जाएगा। अब हम देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ हम बताते थे कि आपको जो मेडिवल हिस्ट्री में भी जो है अप्रोक्सीमेटली हमें 30 आवर्स लगेंगे, क्योंकि हमें जो है सारे डायमेंशंस कवर करने हैं हर टॉपिक के। अब मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। ब्रिटिश एक्सटेंशन, फिर कर्नाटक वार्स देखेंगे हम, इन्वेजन ऑफ बंगाल देखेंगे, मैसूर एंड इट्स कन्फेडरेशन टू ब्रिटिश गवर्नमेंट ये देखेंगे हम। 3 एंग्लो मराठा वार्स भी हमें कवर करना है। फिर उसके बाद हमें रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट देखना है और किस तरीके से जो अर्ली कंपोजिशन ऑफ ब्रिटिश राज था वो हमें देखना है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा ब्रिटिश राज का इंडिया पे, मीन्स ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी को हमें कवर करना है। उसके बाद हमें लैंड रेवेन्यू सिस्टम में हम देखेंगे जमींदारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, टी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रेलवेज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को हम कवर करेंगे और किस प्रकार से जो है लैंडलेस लेबर की जो है इंक्रीमेंट हुआ ये हम यहाँ देखेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पीरियड में। फिर हम देखेंगे कल्चरल एनकाउंटर एंड द सोशल चेंजेस, मीन्स सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो इंडिया में चली थी उसे हम देखेंगे 1857 रिवोल्ट से पहले। आफ्टर दैट वी विल कवर द 1857 रिवोल्ट। फिर हम वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट देखेंगे एंड इट्स इफेक्ट, मॉडर्न लिटरेचर इन इंडियन लैंग्वेज, एजुकेशन सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, वेरियस मैगजीन्स एंड बुक्स को हम कवर करेंगे। फिर हम देखेंगे कन्फ्रंटेशन टू द ब्रिटिश रूल, अर्ली अपराइजिंग्स, 1857 रिवोल्ट, रीजंस, कैरेक्टर, कॉज एंड रिजल्ट। After that, we will cover the Indian freedom struggle first stage, growth of the national consciousness, creation of the associations। कौन कौन सी वेरियस एसोसिएशंस ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपोज कर रही थी, मीन्स रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन जो 1885 में हुआ था। फिर हम देखेंगे इट्स मॉडरेट स्टेज, मीन्स जब जो है मॉडरेट्स का जो है यहाँ पे चल रहा था कि प्रेयर, पिटीशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के थ्रू जो है मॉडरेट्स अपनी डिमांड्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने मनवाना चाहते थे। फिर हम स्वदेशी मूवमेंट को कवर करेंगे, इकोनॉमिक नेशनलिज्म को कवर करेंगे, देन डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड द स्प्लिट इन कांग्रेस। स्प्लिट इन कांग्रेस जो सूरत सेशन में 1907 में होता है। फिर हम पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल को कवर करेंगे, देन कांग्रेस लीग पैक्ट ऑफ 1916 विच इज ऑल्सो नोन एज द लखनऊ पैक्ट। यहाँ पे जो है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में जो है यूनिफाइड हो गए थे एंड कांग्रेस और लीग के, मुस्लिम लीग के बीच में जो एक पैक्ट साइन हुआ था। फिर हम गांधीयन थॉट्स एंड टेक्निक्स ऑफ मास मोबिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखेंगे, खिलाफत मूवमेंट देखेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड वेरियस अदर मूवमेंट्स व्हिच वाज लॉन्च्ड बाय द गांधी जी। फिर हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में एंड इंडियन नेशनल आर्मी को कवर करेंगे। And after that, separatist movements in the Indian politics, Hindu Mahasabha, Muslim League, partition and the independence। फिर हम देखते हैं द पोस्ट 1945 डेवलपमेंट क्या क्या इंडिया में हुआ है, इंडिया इंडिपेंडेंट टू द 1964, ये सारी टॉपिक्स हम कवर करेंगे। आफ्टर दैट पार्लियामेंट्री, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, जवाहरलाल नेहरूज विजन and Jawaharlal Nehru's vision, then foreign policy of non-alignment, planning, state-controlled industrialization, agrarian modification, etc। ये मॉडर्न हिस्ट्री का जो सिलेबस है ये भी लगभग जो है 30 आवर्स में हम कंप्लीट करेंगे और जो रिमेनिंग 10 आवर्स हैं उसमें हम जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड द मॉडर्न हिस्ट्री। अब हम यहाँ पे जो है एक एग्जाम्पल के फॉर्म में दिखा देते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक हम लेते हैं स्वराज पार्टी को और कौन कौन से डायमेंशंस हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। स्वराज पार्टी कब फॉर्म हुआ था, बैकग्राउंड क्या था स्वराज पार्टी के फॉर्म होने का, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, सिग्निफिकेंस क्या था स्वराज पार्टी का, अचीवमेंट क्या था एंड इसके लिमिटेशंस क्या थे।
पार्टी कह लीजिए या फिर जो है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी कह लीजिए, जो कि फॉर्म हुई थी 1 जनवरी 1923 को। और फॉर्म किसने किया था? सीआर दास जी ने और मोतीलाल नेहरू जी ने। यहाँ पे 2 इमेजेस आपको दिख रही हैं। पहली इमेज है सीआर दास की और दूसरी इमेज है मोतीलाल नेहरू की। आखिर स्वराज पार्टी फॉर्म क्यों हुआ था? आपको पता है कि चौरी चौरा इंसिडेंट 4 फेब 1922 को हुआ था। इस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने का अनाउंसमेंट कर दिया। और जैसे ही गांधी जी ने इस बात नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने के लिए कहा, कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके बीच में जो डिसएग्रीमेंट हो गया। कुछ मेंबर्स चाहते थे कि जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कंटिन्यू रखा जाए और कुछ लीडर्स चाहते थे कि जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है खत्म कर दिया जाए। जो चाहते थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कंटिन्यू रखा जाए, उनको कहा गया नो चेंजेस। और वो लीडर्स थे राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी। और जो लीडर्स चाहते थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म करके लेजिस्लेचर में एंट्री किया जाए और इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाए, उनको कहा गया जो है प्रो चेंजर्स। और वो लीडर्स थे सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, श्रीनिवास अयंगर। 1922 का जो गया सेशन हुआ उसको प्रिसाइड किया था सीआर दास जी ने। और उन्होंने वहां पर एक प्रपोजल रखा। उस प्रपोजल में उन्होंने कहा कि जो है हमें लेजिस्लेचर में एंटर करके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सीआर दास के इस प्रपोजल को जो है कांग्रेस के मेंबर्स ने पारित नहीं होने दिया। और इस वजह से दास और कुछ दूसरे लीडर्स कांग्रेस से अलग होकर के उन्होंने एक नई पार्टी का फॉर्मेशन किया, जिसको कहा गया स्वराज पार्टी। इस पार्टी के प्रेसिडेंट रहे सीआर दास और सेक्रेटरी रहे मोतीलाल नेहरू। कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे स्वराज पार्टी के, वो एनसी केलकर, हुसैन सोहरावर्दी एंड सुभाष चंद्र बोस। अब हम देखेंगे कि क्या मेन एम था स्वराज पार्टी के फॉर्म होने का। जो गोल था स्वराज पार्टी के फॉर्मेशन का वो ये था कि इंडिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल से फ्री करना और इंडिया में स्वराज या फिर सेल्फ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना। और ये कैसे पॉसिबल होगा? हम काउंसिल में एंट्री करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज का विरोध करेंगे जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने काम काज को ना कर पाए। और एक और गोल था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो बजट है उसको हम कैंसिल करेंगे और नई पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करेंगे, लॉ मेकर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे हमारे नेशन को जो है मजबूती मिलेगी। और दूसरा गोल ये था कि जो है हम काउंसिल में जो है लेजिस्लेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे जो है कंट्री को जो ज़्यादा पावर मिलेगी और ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी पॉलिसीज हैं उसकी इफेक्ट को हम कम कर सकेंगे। और कांग्रेस ने ये भी कहा कि जो है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जो कांग्रेस के होते हैं उसमें इन्वॉल्व करने के लिए। क्या सिग्निफिकेंस रहा स्वराज पार्टी का? गांधी जी, प्रो चेंजेस और नो चेंजेस, उन तीनों ने ये रियलाइज किया कि अगर हम एक साथ नहीं होंगे तो हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं बना पाएंगे। मींस अगर गवर्नमेंट से रिफॉर्म करवाना है तो हम तीनों को जो है इन तीनों को यूनाइट होना पड़ेगा, मींस यूनिफाइड होना पड़ेगा। और स्वराजिस्ट ने ये डिसाइड किया कि हम एक सेपरेट ग्रुप के फॉर्म में जो है इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही इलेक्शन लड़ेंगे। और 1923 के इलेक्शन में स्वराज पार्टी जो है 42 आउट ऑफ 104 सीट्स पे जीत हासिल की। और प्रोग्राम आपको पता ही है क्या था कि गवर्नमेंट की हर पॉलिसी का ऑब्स्ट्रक्ट करना, और गवर्नमेंट अगर कोई ऑफिशियल फंक्शन या रिसेप्शन भी ऑर्गेनाइज करा रही है तो उसका भी बॉयकॉट करना। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी इंटेंस ग्रीवांसेस हैं, जो भी हमारी डिमांड्स है उसको रखना। अब स्वराज पार्टी के अचीवमेंट्स क्या थे? विट्ठल भाई पटेल जो है ये फर्स्ट इंडियन स्पीकर बने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1925 में। तो क्वेश्चन पूछता है कि विट्ठल भाई पटेल कब स्पीकर बने थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के? तो ये बने थे 1925 में। या फिर पूछता है कि फर्स्ट इंडियन कौन थे जो स्पीकर बने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 1925 में? ये थे विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट अचीवमेंट था कि जो गवर्नमेंट की बजटरी ग्रांट्स थी उसको जो है पारित ना होने देना। दूसरा चीज की जो पब्लिक सेफ्टी बिल पास किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1928 में, उसको भी जो है स्वराजिस्ट ने डिफीट कर दिया। इस बिल के थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी की एक्टिविटीज को जो है कर्ब करना चाहती थी। और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की जो वीकनेस थी वो भी स्वराजिस्ट जो है सबके सामने लाने में सक्षम हुए। और असेंबली में जाकर के सेल्फ रूल या फिर जो है सिविल लिबर्टीज के लिए जो है फेयर स्पीचेस दे रहे थे।
लिमिटेशंस क्या थी स्वराज पार्टी की? स्वराज पार्टी का मेन एम यही था कि किसी भी प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज का कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस वे में अपोज करना, लेकिन इस चीज को ये जो है पूरा नहीं कर पाए। और जो कुछ नंबर ऑफ स्वराजिस्ट ने ये रियलाइज किया कि अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का जिस तरीके से हम विरोध कर रहे हैं, उससे ये हो रहा कि समाज के लिए कुछ बेनिफिशियल पॉलिसीज भी जो गवर्नमेंट लाना चाहती है वो भी खत्म हो जा रही है। और स्वराजिस्ट जो है असेंबली असेंबली के बाहर जनता तक और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो है अपनी बातों को सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर के थ्रू ही पहुंचा पा रहे थे। और 1925 में सीआर दास की डेथ होने की वजह से जो है इस पार्टी को जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और यहाँ पे स्वराजिस्ट में ही कुछ इंटरनल डिविजन्स हो गई, जिनको कहा गया दो पार्ट में ये डिवाइड हो गए। एक कहे गए आपके रेस्पॉन्सिविस्ट और दूसरे कहे गए नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट। रेस्पॉन्सिविस्ट में थे मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, एनसी केलकर। इनका मानना था कि हमें गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। और नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट थे मोतीलाल नेहरू, और ये इन्होंने जो 1926 में जो अपने आप को विड्रॉ कर लिया। पार्टी के बीच में हमने आपको बताया कि पार्टी में खुद में ही मेंबर्स में डिसएग्रीमेंट चल रहा था। इस वजह से जो है 1926 का जो इलेक्शन हुआ वहां पे जो है स्वराजिस्ट जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। और बंगाल में कुछ किसानों के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वो उस प्रॉब्लम को भी जो ये सॉल्व करने में फेल हो गए। इस वजह से इनको जो है लोगों का सपोर्ट हासिल ज्यादा लोगों का सपोर्ट हासिल नहीं हो पाया। और लास्ट में 1935 में ये पार्टी जो है कांग्रेस में जाके मर्ज हो गई। एंड थैंक यू।